हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से कि वे सही रणनीति से इस परीक्षा को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को उनको ध्यान में रखना चाहिए। जब मैं ये वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए तैयार कर रहा था तो इसके पहले जून 2023 के प्रश्न पत्र का हमने मूल्यांकन किया, उसकी समीक्षा की और कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा। उन्हीं बिंदुओं पर मैं बातचीत करूंगा, जिसमें पहला पॉइंट मुझे ये निकल कर आया कि जितना मेहनत इस परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को करना है, उतना ही मेहनत इस परीक्षा की तैयारी करने वाले शिक्षकों को भी करना है। क्योंकि अब वे दिन चले गए कि आप किसी गाइड, नोट्स या वन लाइनर किताब को पढ़कर और वीडियो बना दें या फिर लाइव आकर पढ़ा दें और उसमें से कुछ क्वेश्चन परीक्षा में आ गए और आप स्लोगन, बैनर और तमाम होल्डिंग आप लगा दिए चारों तरफ कि सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला ये कोचिंग संस्थान, ये चैनल। अब वो दिन धीरे धीरे जाने वाले हैं, क्योंकि हमने जब क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें पैटर्न के साथ साथ क्वेश्चन पूछने के ढंग में भी बदलाव आया हुआ है। पहले जहां पारंपरिक ढंग के सवाल पूछे जाते थे, हल्का फुल्का उसमें बदलाव किया जाता था, अब उसमें पेपर सेट करने वाले कहीं न कहीं नई सोच के साथ पेपर को बना रहे हैं। पहली बात कि विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को भी पढ़ने की जरूरत है, तभी आप सही मायने में इस परीक्षा को क्वालिफाई करवा देंगे, वरना विद्यार्थी मेहनत करते रहेंगे और श्रेय आप लेते रहेंगे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब से मैं इस चैनल से जुड़ा हुआ हूं, हालांकि मैं प्रोफेशनल पेशेवर तौर से यूट्यूबर नहीं हूं, फुल टाइम मैं यूट्यूबर नहीं हूं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुझे लगा कि उन विद्यार्थियों के लिए जो जरूरतमंद है उनको गाइडेंस किया जाए, तो मैं समय निकाल कर आप लोगों के सामने आता रहता हूं। लेकिन यूट्यूब पर कई मैंने थंबनेल ऐसे देखे, उसमें से दो थंबनेलों पर मैं बात करूंगा। एक टीचर हैं जो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, उनके थंबनेल पर मैंने देखा, लिखा था उन्होंने कि 3 बार जेआरएफ और कहाँ से पीएचडी किए हैं मुझे नहीं मालूम है, इसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। अब आप सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि ये किस युग में 3 बार जेआरएफ हुए थे, वो युग पुराना पड़ गया है। उनके युग का जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप 3 बार क्या 30 बार जेआरएफ हो सकते हैं। वो एरा ऐसा था कि नॉर्मली थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ साथ वो सारे प्रश्न किसी गाइड, वन लाइनर नोट्स में मिल जाया करते थे। लेकिन इस बार के क्वेश्चन पेपर को आप लोगों ने दिया भी है और कई विद्यार्थी जो होंगे जब दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर देखने के बाद उनको ये लगने लगा होगा कि भाई अब हमको मूल किताबों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज है। दूसरी बात मैं उन विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूंगा, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आपको चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, उन कोचिंगों को मात्र एक सहयोगी के रूप में देखना है, उनके ऊपर निर्भर नहीं होना है। आपको ना नोट्स के पीछे भागना है, न एकदम से टीचर के ऊपर निर्भर रहना है कि सर जितने कदम आगे बढ़ रहे हैं उतना ही बढ़ना है, बल्कि आपको अपनी खुद की एक रणनीति विकसित करनी होगी, क्षमता का विकास करना होगा, खुद नोट्स बनाना होगा और गाइडों, नोट्सों के अलावा आपको अपने नोट्स बनाने के साथ साथ मूल किताबों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। भले ये क्वेश्चन पेपर्स देखने में कठिन लग रहे हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए खुशी की बात होगी जो सही मायने में मेहनत करके और समर्पित ढंग से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वो गाइड, नोटबुक और ऑफलाइन ऑनलाइन टीचर्स के साथ पढ़ने के साथ ही मूल किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है। क्योंकि कई बार विद्यार्थी मेरे पास भी फोन करते हैं और वो कहते हैं कि सर मैंने फला फला बुक खरीद ली है, गाइड का नाम ही बताते हैं, तो क्या उससे मैं इस परीक्षा को क्वालिफाई कर जाऊंगा? इस प्रश्न का जवाब देना कई बार बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन मन रखने के लिए मैं कह देता हूं कि ठीक है, उन किताबों के माध्यम से आप सिलेबस को तो जान जाएंगे, लेकिन कोई गारंटी दे, क्योंकि गाइड इत्यादि भी लिखी जाती है
तो उनकी भी सीमा होती है, कई चीजें उसमें होती हैं कि कितने पेज की बनाया जाए, उसका मूल्य कितना रखा जाए। ठीक है, वो आपको एक गाइडेंस के रूप में तो है, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी तरीके से इसी पर निर्भर रहना है। अच्छा, कहा जाता है कि जितनी मुंह उतनी बातें। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि यूट्यूब पर वो सक्सेस हो जाते हैं, मतलब कि परीक्षा में क्वालिफाई हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैंने केवल एक ही किताब पढ़ी थी, मैं पास हो गया। तो ये भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सत्यता नहीं है। कब की पढ़ाई कब काम में आ जाए, देश काल वातावरण सब कुछ निर्भर करता है इसके ऊपर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर क्वालिफाई हो जाएंगे, जिसमें कि मैंने बताया कि आप जरूर इस क्षमता का विकास कीजिए कि कौन टीचर सही मायने में उस पाठ्यक्रम का अध्ययन करके आपको पढ़ा रहा है, उसको कितना इस पाठ्यक्रम की जानकारी है, इस चीज का आपको जरूर मूल्यांकन करना चाहिए। नहीं तो एक जो गाइडेंस होती है आपको सही दिशा से गलत दिशा भी ले जा सकती है। तो ये चीज है। दूसरा कि आप आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए, खुद के नोट्स बनाइए, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो मुझे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कोटेशन याद आया, और ये कोटेशन उनकी पुस्तक चिंतामणि भाग एक कविता क्या है में लिखा हुआ है। उस कोटेशन को मैं पढ़ रहा हूं, हो सकता है कि आप लोग संदर्भ प्रसंग से तुरंत न जुड़े, लेकिन अंत में जुड़ जाएंगे। वे लिखते हैं, पर यह प्रच्छन्न रूप वैसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता, इसी से प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यो ज्यो, यहां से आपको ध्यान में रखना है, ज्यो ज्यो सभ्यता बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि ज्यों ज्यों हमारी, यहाँ पर ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। ठीक आपके ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र और पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए बड़ा ही प्रासंगिक कोटेशन मुझे लगा कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा अब आसान नहीं होने वाली है। जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाएगा ये परीक्षा कठिन होती ही जाएगी। इसका आभास मुझे तब हुआ जब मैं इस बार के क्वेश्चन पेपर को देखा हूं। हालांकि मैंने भी जितनी चीजें बताई थी अलग अलग दृष्टिकोणों से बताने का प्रयास किया था, लेकिन परंपरा को ही ध्यान में रख के बताया था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बिना पढ़े हुए इस परीक्षा की तैयारी कराना, करना नहीं कराना भी मुश्किल है, ये तो मुझे पता चल गया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर बात कही गई कि कवि कर्म कठिन होता जाएगा, इसके स्थान पर आप प्रश्न पत्र लिखते जाइए कि प्रश्न पत्र कठिन होता जाएगा, आगे कठिन ही होगा। उन भ्रमों से आपको निकलना पड़ेगा कि कोई बोल रहा है कि 3 बार जेआरएफ है, कोई बोल रहा है 6 बार जेआरएफ है। जेआरएफ तो एक ही बार पर्याप्त होता है। ठीक है, तो ये चीज है, इसको ध्यान में रखिए। हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि कहां पर कैसा बदलाव हुआ है। जिसमें आप देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, वैसे तो इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होते हैं, हमने कुल 10 सवालों को ही लिया है, और ऐसे सवाल हैं जो कि इस बार के लिए नए हैं। सिलेबस से ही 10 जो इकाइयां हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, लेकिन पेपर सेट करने वालों ने प्रश्न पूछने की प्रकृति, उसके ढंग में बदलाव कर दिया। इसी को हमें पकड़ना है। हम इसके आंसर पर नहीं जाएंगे, बस क्वेश्चन देखेंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जब आप किताबों को पढ़ने जाएंगे तो उसी हिसाब से आपको खुद से क्वेश्चन विकसित करना है। हम सब आपके साथ तो हैं ही, क्वेश्चन बनाएंगे भी इसी पैटर्न के आधार पर, लेकिन जब आप भी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो बहुत आनंद आएगा। क्योंकि मेरे जैसे चैनल को जब आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो हो सकता है कि ये ना आए, क्योंकि ये नंबर 1 चैनल भी नहीं है, यहाँ से सबसे ज्यादा लोग सक्सेस भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पिछड़ा हुआ चैनल है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि कुछ विद्यार्थी जब परीक्षा नजदीक आती है तो वो इस चैनल से जुड़ते हैं और कहते हैं कि मैंने लेट कर दिया। तो अच्छी चीजों को प्राप्त करना बहुत आसान नहीं होता है, समय लगता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है, संस्कृति के 4 अध्याय,
ये आपके सिलेबस में है। जैसा कि शीर्षक में ही देख रहे हैं कि 4 अध्याय है और हमने इस पर वीडियो बनाया था कि कई भागों में बटी हुई है। ये किताब खुद 400 पेज के आसपास में है। ठीक है, तो अब इसमें एक सवाल पूछ दिया कि संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं। नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की है, 4 अध्यायों में बटी है, फलाना वर्ष में प्रकाशित हुई थी। ये सारी चीजें तो हम पढ़ देते हैं, कितने भागों में है ये सारी चीजें बता देते हैं। लेकिन देखिए सवाल अब अंदर से पूछा जा रहा है। जब तक पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों इस किताब को ठीक से नहीं पढ़ेंगे, आमतौर पर मैं देखिए आज थोड़ा सा मैं आक्रामक हूँ शिक्षकों को लेकर भी, क्योंकि मैंने देखा है कि नोट्स कोई बनाता है, पढ़ाता कोई है। ठीक है, ये सब एक मुझे नौटंकी टाइप का लगता है कि नोट्स कोई बना रहा है, उसको आके प्रेजेंट कोई कर रहा है, पूरा एकदम बाल बार बार लट को संभाल रहा है मानो उसके नियंत्रण में ही नहीं है, और दिखा रहा है कि मेरे पास कितना नॉलेज है। इन सारे भ्रमों से आप लोगों को निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सवाल यहाँ अंदर से पूछा गया है। जब तक आप ठीक से किताब को नहीं पढ़ेंगे, तिलक तिलक के बारे में कौन सी बातें उपयुक्त हैं, तब तक इन विकल्पों के आधार पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 दिए हैं। आमतौर पर हर जगह 4 दिया रहता है, यहाँ देखिए 5 दिया गया, ए बी सी डी ई। अब इन पांचों को आपको मिलाना पड़ेगा कि संस्कृति के 4 अध्याय में हमने तिलक के बारे में क्या पढ़ा था, क्योंकि हमारा ज्यादा समय तो प्रकाशन वर्ष को याद करने में, इधर उधर याद करने में चला जाता है। टेक्स्ट तो हम पढ़ते नहीं, चाहे वो पढ़ने वाला हो चाहे पढ़ाने वाला हो। अब देखिए 5 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और उन विकल्पों में भी देखिए टैली कराया गया है। देखिए ये यहाँ पर देखिए कितने चरणों में एक क्वेश्चन तैयार किया गया है। एक तो प्रश्न पूछ लिया गया, दूसरा विकल्प दे दिया गया यहाँ पर प्रश्न से रिलेटेड, तीसरा यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन दिया गया है, और उन ऑप्शन में चौथे में जाकर आपको टिक करना है। ये बदलाव आया हुआ है। 3 बार जीआरएफ पास होने वाले पहले ऐसे कर देते थे, ए पर ही टिक कर दिया उनको नंबर मिल जाता था। लेकिन देखिए अब कैसे, इसमें आपको समय का मैनेजमेंट भी करना है, टाइम को भी देखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको लग गया होगा कि हमें भ्रम रूपी पर्दे से उठना पड़ेगा। दूसरे सवाल पर बात करते हैं। दूसरा सवाल नॉर्मली आप देख रहे हैं यहाँ पर पूछा गया कि इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में? यहाँ पर देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये निबंध से लिया गया है। अब जब तक इस निबंध को आप बढ़िया से नहीं पढ़े रहेंगे, तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि भेड़ चराने वाले का, हल चलाने वाले का, बाग का माली का है, जिल्द साज का है। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध से ये प्रश्न लिया हुआ प्रतीत होता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो कविता हो, निबंध हो, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, सबकी मूल किताबों को आपको पढ़ना पड़ेगा। गाइड की एक सीमा है, उसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन आपके पास कोई सीमा लिमिटेशन नहीं है। आप जितना वर्क करेंगे उतना ही आपका पेपर ठीक होगा। अब यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन बनाया गया, फिर विकल्प दिया गया है, फिर तीसरा यहाँ पर दिया गया है। ये कुछ कुछ बदलाव आए हुए हैं, इन बदलावों को आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और भी है कि आप देख रहे हैं कि जो पेपर का जो एक तरीके से प्रारूप है प्रश्न पत्र का, ब्लैक में क्वेश्चन पूछा गया है और फिर इसके जो बैकग्राउंड इसका व्हाइट है। लेकिन आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो आपको देखने का एक अलग ही वहां पर विकसित हो गया। कोई पीले कलर से लिख रहा है, कोई लाल कलर से लिख रहा है, कोई हरे कलर से लिख रहा है। तो आपको कई चीजों को ध्यान में रखना है। पता चला कि आप साल भर ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड को देखते रह गए और अचानक कंप्यूटर पर बैठ रहे हैं और देख रहे हैं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है सब। तो थोड़ा सा आंखों को आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन है तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि फेमिलियर महसूस नहीं करते हैं कंप्यूटर पे। अगला प्रश्न है कि आगरा नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? तो जब आप मूल किताब पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किसका आरंभ किससे होता है। नॉर्मली गाइडों में देखेंगे, इधर उधर देखेंगे तो आपको तथ्य बता दिए जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ उसमें अधूरा छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बदलाव हुआ है। एक ही टाइप का दोनों क्वेश्चन है, तो मैं इधर का छोड़ देता हूँ, इधर का बताता हूँ। देखिए क्या बदलाव हुआ है। पहले पूछा जाता था कि कालक्रम के दृष्टिकोण से बताइए। अब यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को
पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछने का ढंग बदला हुआ है। पहले काल क्रम पूछ दिया जाता था, अब देखिए, तो जब आप पढ़ेंगे तभी इस क्वेश्चन को जल्दी समझ जाएंगे, नहीं तो पहले से बाद के पहले में कंफ्यूजन होने लगेगा। अब देखिए सवाल तो नॉर्मली है कि आर्य समाज की स्थापना, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, आनंद मठ कब हुआ, गीतांजलि का प्रकाशन कब, ठीक है। इसका मतलब है कि बस क्वेश्चन अलग ढंग से पूछ दिया गया है, ऑप्शन देखिए चेंज हो गए सब। अब इस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर फिर देखिए विकल्प दिए गए, फिर विकल्पों में से आपको टिक लगाना है कि कौन सा है। पहले ही जब सवाल आते थे तो नॉर्मली प्रश्न रहता था, 4 विकल्प रहते थे, उसी में टिक कर दिया जाता था, तो लोगों को लगता था कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। मैं बार बार इसी चीज पर जोर दे रहा हूं कि आपकी आंखें खुलें। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को ये बोल रहा हूं कि मेरे आगे कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा काम जो है उसको मैं चाह रहा हूं कि भले कड़वे शब्द में हो, लेकिन आपको बताऊं, अलर्ट करूं। दिसंबर अभी दूर है, आप अगर अभी से लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो 10-15 दिन पहले एक्टिव होते हैं और कहते हैं कि कुछ ऐसा बताइए जिससे वो, तो आप लोगों के प्रेरणा स्रोत मैंने कई शॉर्ट नोट्स अपने चैनल पर डाले हुए हैं कि चलिए ठीक है आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि विस्तार से पढ़ो। विस्तार से पढ़ाने के लिए आप सभी का सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि जब कोई विस्तार से पढ़ाता है, सही पढ़ाता है, तो उसको उतना व्यूज इत्यादि या फिर सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं वो चीजों को समझ रहे होंगे कि सही मार्गदर्शन क्या है और भ्रमित करने वाला मार्गदर्शन क्या है। तो यहाँ पर आप देख लिए कि सीधे सीधे अब नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि प्रश्न पूछने का ढंग थोड़ा सा बदला गया है। अब देखिए यहाँ पर निम्नांकित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये बदलाव हुआ है जून 2023 के पेपर से। इस बदलाव को आपको समझना है कि अब देखिए प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। भले सवाल आप दे दें, इसका आंसर दे दें, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा पहले ऊपर कि प्रश्न आखिरकार कहना क्या चाहता है। सीधे सीधे यहाँ पर पूछा जा सकता था कि कालक्रम में कौन सही है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन देखिए प्रश्न को लंबा खींचा गया है। और फिर वही यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए, फिर ऑप्शंस के बाद भी ऑप्शन दिए गए, फिर इसके बाद आपको सही का निशान लगाना है, कौन सा सही है। ठीक है, समझ रहे होंगे धीरे धीरे। इसके बाद ये जो क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूं आप सभी को बताने के लिए, पहले जब क्वेश्चन पूछे जाते थे तो ज्यादातर पात्रों से रिलेटेड, तो वो उपन्यास से, कहानी से, नाटक से। लेकिन अब देखिए जो आपके पाठ्यक्रम में कविताएं लगी हुई हैं, उन कविताओं में खासतौर से लंबी कविताएं, उसमें कुछ पात्र हैं, उन पात्रों के कथनों को भी पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए इस बार अंधेरे में नामक कविता से पूछ लिया गया है कि कविता में पागल द्वारा गाए गान की पंक्तियां हैं। इसका मतलब इस कविता में जो पागल व्यक्ति है उसकी जो एक है कि अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये पंक्ति ज्यादा फेमस रही है। लेकिन अब आप तभी बता पाएंगे जब अंधेरे में कविता, जो कि 8 भागों में बटी हुई है और लगभग 40 पेजों की है, उस कविता को पूरा जब पढ़ेंगे तब। बिना पूरा पढ़े इस तरीके के सवालों को आप नहीं हल कर पाएंगे। और केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये उन शिक्षकों के लिए भी है जो कि नोट्स कोई बनाता है और पढ़ाते वो हैं आकर। अब उनको खुद नोट्स बनाना पड़ेगा, खुद पढ़ाना भी पड़ेगा। अब वो समय खत्म हो गया है, नहीं तो फिर प्लेटो का वही कहना होगा कि सत्य तीसरी कदम की दूरी पर है। ठीक है ना, बात समझ गए होंगे। पाश्चात्य शास्त्र में एक सिद्धांत आता है। यहाँ पर देखिए मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अब आपको अपने से भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, किताबों को पढ़ना पड़ेगा, अभी से लग जाना है। 1 महीना में ये परीक्षा क्वालिफाई नहीं होने वाली, इसको नोट कर लीजिए। ये तो मैं अभी हिंदी साहित्य का बता रहा हूँ, फर्स्ट पेपर के बारे में तो हमने अभी कुछ छुआ ही नहीं है। समझ गए बात आप। इसके बाद हम बात करते हैं, नॉर्मली पहले देखिए सवाल पूछे जाते थे कि परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष कब था, हिंदी का पहला उपन्यास कौन है, इधर उधर के सवाल पूछे जाते थे। अंग्रेजी ढंग के नॉवल पर रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा गुरु से पूछा जाता था। लेकिन देखिए अब पूछा गया कि परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक है, यानी इसमें
ये प्रकरणों में बटा हुआ है। तो अब केवल संख्यात्मक रूप से नहीं बताना है कि इतना प्रकरण है, बल्कि उन प्रकरणों का शीर्षक भी आपको ध्यान में रखना है। देख रहे हैं गंभीरता, क्वेश्चन पूछने की गंभीरता, इस गंभीरता को आपको पकड़ना पड़ेगा। अब उसके बाद विकल्प दे दिए गए नीचे, फिर ऑप्शन आपको चुनने हैं। तो धीरे धीरे चीजों को आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन इस बार नए ढंग का पूछा गया, नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां। पहले नॉर्मली एक पूछ लिया जाता था कि नागमती वियोग खंड किस महाकाव्य से है या पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। उन लोगों का समय जो 3 बार जियारत जिस समय में हुए थे, समझ रहे हैं, अब वो समय नहीं है। नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जैसी कौन कौन सी पंक्तियां प्रयुक्त की हैं, और ये 4 पंक्तियां यहाँ पर दे दी है। उन पंक्तियों के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। अब 4 क्या दिए हैं, बल्कि 5 दे दिए हैं। अब सही उत्तर बताना है, उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर नीचे में हमें टिक करना है। तो बहुत सारे हैं, आप देख रहे हैं कि सी ऑप्शन को आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही प्रचलित पंक्ति है। बाकी जो भी 19-20 इसके पद हैं, सब नागमती वियोग खंड से रिलेटेड है। तो आपको पंक्तियां जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे आप नहीं बता पाएंगे। आगे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि इसमें देखिए कितना अंदर की बात पूछ ली गई है। पूछा गया कि दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली। अब नॉर्मली आप किसी भी गाइड में खोज लीजिए या फिर किसी भी नोट्स में खोज लीजिए, इस पेपर के बाद अगर कोई बनाया होगा तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुश्किल है बिना मूल किताब पढ़े हुए। किलात के खां को कितना वस्तुएं तोहफे में दी गई थी, जब तक आप दिल्ली दरबार दर्पण को ठीक से नहीं पढ़ेंगे, जो कि भारतेंदु जी का निबंध है, तब तक आप इसको नहीं बता पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है प्रिय विद्यार्थियों कि अब आप केवल गाइड, नोटबुक, पीडीएफ, टीचरों के भ्रम से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि खुद आपको अपने पाठ्यक्रम को प्रिंट आउट करके अपने पास रखना पड़ेगा। समय समय पर उसको देखते रहना पड़ेगा कि कितना मैंने खुद से पढ़ा है, कितना मेरा बचा हुआ है। क्योंकि जब आप किसी कोचिंग इत्यादि में जाते हैं तो शुरुआती दौर में आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, लेकिन बाद में जैसे आप फीस इत्यादि जमा कर लेते हैं, फिर आपकी बहुत पूछताछ नहीं होती है। फिर इसके बाद वहाँ के जो भी डायरेक्टर हैं या फिर टीचर हैं, वो बस सफल लोगों की कहानी कहना शुरू कर देते हैं, असफल लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप क्यों असफल लोगों में शामिल होंगे? जब आप खुद से इतना मेहनत कर लेंगे तो निश्चित तौर पर इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे। आगे हम बात कर रहे हैं बिना रामचंद्र शुक्ल के बात अधूरी रहेगी। रामचंद्र शुक्ल से कितने सवाल आए होंगे आप लोग पिछले परीक्षाओं में देखे ही होंगे। यहाँ पर देखिए एक नया प्रश्न पूछा गया रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। नॉर्मली हम हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ, कितने खंडों में है, कितने प्रकरण में है, कौन क्या नाम दिया, सब याद कर लेते हैं, सब चीज। लेकिन देखिए परीक्षा तो परीक्षा होती है, पेपर सेट करने वालों के पास बहुत अनुभव है, इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते हैं। अब देखिए सवाल कैसे पूछ लिया गया यहाँ पर, आपको इस हिसाब से भी आपको पढ़ना है कि देश भाषा काव्य में कौन है, अपभ्रंश काव्य में कौन है, अष्टछाप में कौन है, निर्गुण में कौन है। पूरा जब तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आप विधिवत तरीके से नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मली पढ़ाने वाले भी जो हैं वो सतही तौर पर ही बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर से बार बार टच में रहेंगे, उनका रिव्यू करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो आपको भी एक नई दृष्टि मिलेगी। पिछली बार क्वेश्चन पेपर जब हुआ था तो अष्टछाप, शुक्ल जी के अनुसार अष्टछाप के कवियों का क्रम पूछ लिया था। नॉर्मली हम जीवन क्रम के हिसाब से तैयार करते हैं। देखिए इस बार भी एक नया प्रयोग किया है पेपर सेट करने वालों ने कि अपभ्रंश काव्य के कवियों का यहाँ पर उल्लेख पूछ लिया है कि किसका उल्लेख उन्होंने किया है। तो जब तक अपभ्रंश काव्य को ठीक से आप नहीं पढ़े रहेंगे, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन अब सीधे सीधे नहीं है, ये थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न पर आपको देखने को मिल रहे होंगे कि पहले सामान्य प्रश्न, फिर उस प्रश्न
से जुड़े हुए कुछ तथ्य, फिर विकल्प, फिर इसके बाद ऑप्शन। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप जब मूल किताबों को पढ़ने जाइए तो इन प्रश्नों को जरूर ध्यान में रखिए कि पिछली बार क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आया था, तो यहां से ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जब आप 2023 दिसंबर की परीक्षा की तैयारी करना शुरू करेंगे तो गाइड के साथ साथ मूल किताबों को भी अधिक से अधिक खरीदने का प्रयास करेंगे। बिना मूल किताबों को पढ़े आप दिसंबर 2023 की परीक्षा में नहीं बैठेंगे। और इस चैनल से जुड़े हुए हैं आप ही लोगों के लिए मैं आता हूं, तो इस बार मैं भी पढ़ कर पढ़ाऊंगा। हालांकि पिछले बार भी सारे जितने भी हमने वीडियोज बनाए हैं, मैं कोई भी वीडियोज बनाता हूं तो बिना पढ़े लिखे नहीं बनाता हूं। और इस चैनल की खूबसूरती मैं आपको बताऊं कि जो व्यक्ति पढ़ाता है वही नोट्स भी बनाता है। उसको मालूम है कि कहाँ अंडरलाइन करना है, कहाँ पे बोल्ड करना है। ठीक है, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि जो जन्मदाता होता है, जो उस चीज को अनुभूत करता है, वो ज्यादा बेहतर करेगा। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी टीचर हैं। एक बार मैं देखा, हंसी का पात्र वो चैनल बन गया, नाम मुझे नहीं याद है, शुरुआती दौर का बता रहा हूँ कि एक टीचर थे, क्वेश्चन पेपर कोई विद्यार्थी कोई व्यक्ति सेट किया था उनके टीम का। यहाँ पर टीम को लेकर भी काम चलता है। पेपर कोई सेट किया हुआ था और वो एकदम से पूरा अच्छे से पढ़ वन कराए और लाइव पढ़ाना शुरू किया। क्वेश्चन कुछ, पेपर कोई और था और आंसर की कोई और थी। अब नॉर्मली जब आप डिपेंड हो जाते हैं दूसरे के ऊपर तो आप अपना विवेक बुद्धि भी खो देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि इसका आंसर क्या होगा। नॉर्मली लोग कहते भी हैं कि जो टीचर पढ़ाते हैं अगर उनको परीक्षा में उतार दिया जाए तो वही फेल हो जाएंगे। आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर इतने इजी नहीं आ रहे हैं। मैं यही बार बार आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, जब तक खुद शिक्षक नहीं पढ़ेगा। इस बार मैं जोर यही दिया हूँ कि शिक्षक को भी पढ़ना पड़ेगा। वो आके खाली इधर उधर की बातें कर रहा है तो इससे काम नहीं चलने वाला, बल्कि आप लोगों का समय ही वहां पर खत्म होगा। तो मैं इस चीज की चर्चा कर रहा था। ये आए लाइव क्लास में क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं और आंसर गलत बताते जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास आंसर शीट कोई और थी। लगातार नीचे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। फिर भी ये उसको डिफेंड कर दे रहे हैं कि नहीं, इसका आंसर जो मैं बता रहा हूँ वही है, मैं बता रहा हूँ वही है। बाद में जब 20 क्वेश्चन के आसपास में ये सॉल्व किए और 20 क्वेश्चन को डिफेंड करते रहे और कुछ नीचे विद्यार्थी थे, मैं तो यही मानकर चलता हूँ कि सौभाग्यशाली मैं हूँ कि यहाँ पर जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं बहुत ही सिंसियर हैं, मेहनती हैं। जहाँ भी छोटा छोटा भी कुछ उनको मिस्टेक मिलती है, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ तो गलतियां कभी कभी हो जाती हैं और इतनी गलती होनी चाहिए। कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, गलती है तो उन गलतियों को सुधार करते हुए हम कमेंट्स बॉक्स में डाल देते हैं या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें डाल देते हैं, तो कई जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो जाकर खोज भी लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। अब कोई विद्यार्थी आया सीधे टीचर को गलती बताना चाहता है या फिर गलत साबित करना चाहता है तो ऊपर लिख देगा कि आप इसका ध्यान नहीं दिए। लेकिन लिखने से पहले एक बार देखना चाहिए क्या नीचे कहीं त्रुटि सुधार तो नहीं है। बड़ी बड़ी पत्र पत्रिकाओं किताबों में आप देखते हैं कि त्रुटि सुधार का एक ऑप्शन पहले आता था। तो ये नॉर्मली होता है। और अच्छी बात यह है कि एक टॉपिक पर एक से अधिक वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो मैं ये स्टोरी बता रहा था कि यहाँ पर 20 क्वेश्चन के आसपास में गए और नीचे विद्यार्थियों ने कहना शुरू किया कि नहीं सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, इसका आंसर नहीं होगा, मैं फला किताब में पढ़ा था, ढेका किताब में पढ़ा था। वो क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो मूल किताबें पढ़े थे, वो किसी गाइड के ऊपर निर्भर नहीं थे। वो अपने टीचर पे आंख बंद कर विश्वास नहीं कर रहे थे। वो ये नहीं कर रहे थे कि सर आज बहुत आप हैंडसम लग रहे हैं, आज आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आज आप बहुत फॉर्म में हैं, सर आप ही सब कुछ हैं। इन सारी चीजों से आप लोग ऊपर उठिए। बस ये देखिए कि हाँ, जो भी व्यक्ति पढ़ा रहा है वो ठीक से उस टॉपिक को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मेहनत किया है कि नहीं। ये सारी चीजें दिख जाती हैं जब कोई मेहनत करके पढ़ाता है। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। और क्योंकि दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे विद्यार्थी बार बार हमसे पूछ रहे थे कि सर आप कुछ इस पर जरूर गाइडेंस कीजिए, तो मुझे लगा कि पहले क्वेश्चन पेपर देखता हूँ जून 2023 का। देखा, 10 क्वेश्चन उसमें से छांटा और उनके नेचर से आप सभी को परिचित भी करा दिया। शुक्ल जी का जो मैंने कोटेशन दिखाया उस कोटेशन को जरूर आप ध्यान में रखिए कि आने वाली परीक्षा कठिन ही होगी, आसान नहीं होने वाली है। और जिन भी टीचरों से आप पढ़ते हैं, शिक्षकों से पढ़ते हैं, अब उन शिक्षकों को भी गंभीरता से पढ़ कर आना पड़ेगा। लफाजी से काम नहीं चलेगा।
तो उम्मीद है कि आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, उसी हिसाब से आप अपनी रणनीति को बनाना शुरू करेंगे और इस चैनल से जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।